मैं चाहूंगा कि मीडिया सामने सीएम साहब संबोधन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें तो दो शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये दो आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूँ, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से इतने गरीब घर में, उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से 2 पीएचडी की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा, और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और फिर वहाँ गए और फिर वहाँ से पीएचडी करी और 2 पीएचडी करी। आज के ज़माने में एक विदेश से, हम अपने बच्चों को कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, एक पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2-2 पीएचडी करी, मास्टर्स की खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आज़म भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आज़म भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा,
फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलेगी। मान साहब भी कुछ? बहुत ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60-70 ਸਾਲ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। अंग्रेजी के एक राइटर ने वो इंडिया आए, उन्हें इंडिया बारे किताब लिखी कि भारत जो मल्टी कल्चरड कंट्री है जिथे लोग एक दूजे को आपस में लुटी जाते हैं। जे कोई बैंक के पैसे मार के बाहर जाता है उन्हें सिंगापुर तो नहीं लुटिया ना, जे कोई इतों करोड़ों रुपये का कपड़ा करके बाहरले मुल्क भेज देता उन्हें कोई मलेशिया तो नहीं लुटिया ना। अपने मुल्क में यार असी लुटी जाते हैं। सो शहीद आज़म भगत सिंह इन्ने ज्यादा देश के दीवाने सी कि जिस वेले वो चंद्रशेखर आजाद जी को गए चिट्ठी लैके अपने प्रोफैसर की, लाहौर कॉलेज के प्रोफैसर, तो उत्थे पहले दिन ही उन्होंने एक ड्यूटी मिल गई कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीएम साहब कि कोई सेठ सीगा, धनी सेठ सीगा भी उहदे घरे नाका मारना है, पैसे लेके उन्हें कोई पार्टी चलाने वास्ते पैसे चाहिए। तो रेकी करके उन्हें कहा भगत सिंह की ड्यूटी से एक होर मुंडे की ड्यूटी लग गई। पहले दिन पिस्तौल मिल गया कि तुसी वो बाहर सौंदा है विहड़े दे विच, वड्डी उहदी हवेली है, तुसी उहदी कनपट्टी ते पिस्तौल रखना है, बाकी काम असीं अंदरों कर लांगे। उन्होंने चलो भगत सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाई ते लुट लिया खजाना उतों। तो जाते जाते रस्ते जो जिहड़ा नाल दा मुंडा सी उहने दस्सिया, कहंदा जनाब जिहड़े नवे आए ने सरदार भगत सिंह, इन्हां दे हत्थ कंब रहे सी जिस वे पिस्तौल रखे सी तां तो चंद्रशेखर आजाद जी ने पूछा, प्रधान सी, कहते भगत सिंह हाथ कंब रहे सी? कहते पंडित जी हाँ। की गल फिर? कल तो बड़ी बड़ी गल्लां करदा सी देश वास्ते। कहता यह जी गल कही भगत सिंह ने, वो कहते पंडित जी मैथों अपणियां ते पिस्तौल नहीं ताड़िया जांदा, भावें अमीर सी पर है तां भारती सी। गोरियां दे तुसी जिथे कहोगे निशाना इत्थे लाउणा इत्थे ला दूंगा, हथ नहीं कंबदा, अपने ते पिस्तौल नहीं ताड़िया जांदा। उस तो बाद चंद्रशेखर आजाद होर अपने भारतीयों के घरां दे विच कोई पैसे पूसे लैने या कोई बंद करता, वो फिर
ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਪ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। अरविंद जी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया में जो छक्कर आपको हुई हल्के में हो रही है, उसमें जो लोकल मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, निजी रंजिशबाजी एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत सही बात कही। आपने, मैं एक बारी बोल देता हूँ क्योंकि हो सकता है लोगों को आपका प्रश्न ना समझ आया हो। इन्होंने प्रश्न किया है कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। जनता को कोई लेना देना नहीं है, वो इनको क्या गाली देता है, कितनी गंदी गाली देता है, वो इसको क्या गाली देता है। जनता को तो ये चाहिए मेरी बिजली आ जाए, मेरे घर के सामने की बिजली, सड़क ठीक हो जाए, पानी आ जाए, मेरे स्कूल ठीक हो जाए। वो बात केवल और केवल हमारी वहां से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जीवन ज्योत, केवल डॉक्टर जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से, अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको एमएलए बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया है वो बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता एक बटन दबा के जीवन ज्योत को जिता दे और एक ही बटन से ये दोनों हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बाहर निकली थी तो आपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहाँ पर बहुत से तो नए कैंडिडेटों चेहरों को मौका दिया गया था। अब जब इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। क्या आम आदमी पार्टी को जनता के बीच से नए चेहरों का चयन नहीं कर पाई या कुछ और वजह इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब हैं, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि दूसरी, पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। सर, एक मेरा सवाल है, 2 सवाल है। एक तो ये कि भगवंत मान को जब आप बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार, ये विरोधियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो मिलके पंजाब में घुसना चाहती है, बी टीम के तौर पर काम करती है। तो पहला प्रश्न आपका, एक बार ही माइक दे दो, इनके प्रश्न बड़े अच्छे हैं, जरा जनता को माइक वो भी सुनाई दे जाए कि प्रश्न।
सर मेरा सवाल ये है कि पहले वाला एक बार पूछना, फिर दूसरा मैं बात। बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं न कहीं विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्योंकि क्या है? वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है।